हमारे चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मैं बगैर पीछे देखे हुए अंधाधुंध भागती जा रही थी। मेरे पास पीछे देखने का वक्त ही नहीं था। बस मुझे तेज भागना था, बहुत तेज भागना था, क्योंकि आज अगर मैं तेज नहीं भागी तो मैं हमेशा के लिए कैद हो जाऊंगी। मेरे पीछे जो भी थे वो बहुत ताकतवर थे और मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी गैबी मदद हो रही है, और जब गैबी मदद आती है तो कमजोर से कमजोर इंसान ताकतवर हो जाता है और ताकतवर से ताकतवर इंसान कमजोर पड़ जाता है। और मेरे साथ भी लग रहा था कि आज यही मामला हो रहा था। मैंने फौरन से कुरान पाक की इस आयत का विर्द करना शुरू किया, जिसका मुझे बचपन में मेरी नानी जान ने बताया था कि अगर कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे लग जाए तो फिर तुम ये आयत पढ़ना, वो अंधा गूंगा और बहरा हो जाएगा। और मैंने सूरह बकरा की यही आयत पढ़नी शुरू कर दी थी। मुझे नहीं पता कि नानी की इस बात में और इस वजीफे में क्या राज पोशीदा था, लेकिन मैंने पूरे यकीन से पढ़ना शुरू किया था और मैं दिल में दुआ कर रही थी कि या अल्लाह, जो मेरे पीछे लगे हैं इन्हें अंधा गूंगा और बहरा कर दे। इन्हें ना मैं नजर आऊं, ना मैं दिखाई दूं, ना मैं सुनाई दूं, और ना ही वो कुछ बोल सके। बचपन में गली के कुत्ते मेरे पीछे पड़ जाते थे तो मैं भागती हुई इस आयत का विर्द करती थी। लेकिन आज भी मेरे पीछे इंसान के रूप में जैसे कोई जानवर ही था जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, और मुझे अपने आप को इससे बचाना था। और मैं अल्लाह से मदद की दरख्वास्त कर रही थी और मेरी मदद हो रही थी और होती ही जा रही थी। लेकिन भागते भागते अचानक मेरे कदम ऐसी जगह पर रुक गए जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जिसे पढ़कर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया था, क्योंकि मैं भागते भागते ऐसी जगह में आ गई थी जहां, ये बात तो सब जगह पर ही आम सी है कि औरतों को नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है, मर्दों के बरक्स। लेकिन औरतों को बहुत मुश्किलात भी फेस करनी पड़ती हैं। सऊदी अरब में जिस तरीके की नौकरियों इन औरतों को करनी पड़ती हैं, इनके बदले में जो शर्मनाक काम होता है वो नाकाबिले बयान है। लेकिन कोई भी इस हकीकत से आशना नहीं है कि वो लोग किस नौयत की नौकरी करती हैं। लेकिन जैसे ही रात से पर्दा हटा तो मैं दंग रह गई, क्योंकि वहां तो औरतों के साथ, मैं पाकिस्तान में रहती थी लेकिन मैंने बहुत सी मुश्किलात पाकिस्तान में देख ली थी। मेरे माँ बाप बहुत ज़ईफ थे, मेरे बहन भाई बहुत छोटे थे। मुझे अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल हर हाल में बनाना था। मेरा बाप इतना ज़ईफ हो चुका था कि वो अब हमारी रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी नहीं कर सकता था। ऐसे में मुझे ही कुछ करना था जिससे हमारे घर का चूल्हा जल सके। इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई को पसे पुश डाल दिया और घर की भाग दौड़ संभाल कर कमाने के लिए चल पड़ी। मेरी माँ मुझे अक्सर औकात ही दुआएं देती थी और मुझे बहुत सी नसीहतें भी करती थी कि बेटा, तुम घर से बाहर कदम तो निकाल रही हो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किलात पेश आएंगी। बहुत से लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो तुम्हें वरगलाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें बहकाना चाहेंगे, लेकिन तुम अपने हर अमल में सुरखरू रहना, कभी भी अपने बाप का सर झुकने नहीं देना। मैं पहले इस बात को तस्लीम कर चुकी थी और अपनी माँ की बात को भी मैंने अपने पल्लू से गांठ बांध ली थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे रास्ते में बहुत सी रुकावटें आई। बहुत से लोग आए जो मुझे ताने देते थे कि तुम जवान जहान लड़की घर से बाहर निकल रही हो और रातों के इस पहर घर में लौट रही हो। लेकिन इन लोगों को ये बात मालूम नहीं थी कि मैं किस किस अजियत से गुजरती हूँ। हर रोज एक नया इम्तिहान मेरे लिए खड़ा होता है। लोगों का काम तो सिर्फ बातें बनाना ही होता है, लेकिन मुझे इन बातों से बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। मैं हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि मेरी जिंदगी में कोई एक ऐसा करिश्मा हो जाए जिससे मेरी जिंदगी की तकदीर ही बदल जाए। और अल्लाह ताला ने वो करिश्मा मेरी जिंदगी में कर ही दिया और मेरी दुआ को कबूल कर लिया। जिस कंपनी में मैं काम करती थी, एक रोज उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गई। मेरे साथ काम करने वाली लड़कियां भी मुझे हैरान भरी नजरों से देखने लगी, और तो कुछ शक भरी निगाहों से मुझे देखने लगी कि इसको ऑफिस में क्यों बुलाया है। मैं भी धड़कते दिल के साथ ऑफिस में दाखिल हो गई। मुझे डर भी लग रहा था, न जाने वो लोग मुझसे क्या बात करने वाले थे। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरे हाथ से ये नौकरी ना जाए, क्योंकि मुझे ये नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। सामने ही हमारे ऑनर बैठे हुए थे, वो मेरा किसी तारुफ से भी बाहर आए थे। आदमी से करवाते हुए कहने लगे मेरा तारुफ कि इसका नाम सोनिया है, ये बहुत मेहनती लड़की है, इसको अच्छी नौकरी की अशद जरूरत है। ये एक ऐसी नौकरी करना चाहती है जिसमें इसको तनख्वाह ज्यादा मिले। जबकि मैं खामोश तमाशाई की तरह हाथ बांधे इन लोगों के सामने खड़ी हुई थी। मेरे ऑनर्स मजीद कहने लगे, अगर आप इसको नौकरी दे देंगे तो ये आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहेगी और आपके साथ हमेशा वफादार रहेगी।
आपकी बात कभी किसी को नहीं बताएंगी। इस कंपनी के भी बहुत से राज इसको मालूम है, लेकिन आज तक इसने अपने अंदर ही इन राजों को रखा है। आज तक किसी को भी इस बारे में भनक तक पड़ने नहीं दी। आप इस पर भरोसा कर सकते हैं। वो आदमी जो बाहर से आया हुआ था मुझे ऊपर से नीचे तक बहुत गौर से देखने लगा। मैं इस वक्त ब्लैक शलवार कमीज में मौजूद थी। मैंने ब्लैक ही दुपट्टा अपने सर पर जमाया हुआ था। मेरी रंगत दूध जैसी सफेद थी। बहुत से लोग मुझे नौकरी देना चाहते थे, लेकिन इसकी नौकरी की नौयत इतनी खराब होती थी कि मैं फौरन ही इन नौकरियों से इनकार कर देती थी। वो आदमी काफी देर तक मुझे यकटक देखता रहा। उसकी निगाहें मुझे अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर मैं कुछ कहती तो मेरे हाथ से ये नौकरी चली जाती, और ये नौकरी मुझे किसी भी सूरत नहीं गंवानी थी। वो आदमी काफी देर मुझे देखने के बाद मेरे ऑनर्स की जानिब देखते हुए कहने लगा, लड़की तो ठीक है, हमें ये लड़की कबूल है, लेकिन जो मुआहदे हैं वो तुम इसे पहले ही बता देना, कहीं बाद में ये फजूल के तमाशे ना लगाए। जबकि मैं हैरान थी कि ये लोग मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं। मेरे ऑनर मजीद कहने लगे, जी जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, सारी चीजों के बारे में मैं इस लड़की को बता दूंगा। बाकी अगर आप खुद भी इससे कुछ पूछना चाहते हैं तो ये आप सबको सब चीजें बआसानी आपको बता दे। लेकिन इस आदमी ने मेरी जानिब देखा और ये बोलकर खड़ा हो गया, मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं लड़की देखकर अंदाजा लगा लेता हूँ कि वो कितने पानी में है। बाकी तुम इससे सब चीजों के बारे में मालूम कर लो, और जो भी इस लड़की का फैसला होगा हमें मंजूर होगा। वो आदमी ये बात बोलकर वहां से जा चुका था, जबकि मैं अपने ऑनर की जानिब सवालिया निगाहों से देख रही थी। इन लोगों के जाते ही मेरा ऑनर मेरी जानिब मतवज्जो हुआ और कहने लगा, सोनिया, तुम्हारे तो अब दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है। मैं चाहता हूँ कि तुम ये ऑफर कबूल कर लो, क्योंकि ये ऑफर तुम्हारी जिंदगी को तब्दील कर सकती है, तुम्हें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा सकती है जहां तुम जाना चाहती हो। तुम्हारे छोटे बहन भाई हैं, तुम्हारे माँ बाप ज़ईफ हैं, तुम्हें इनका करियर हर हाल में तैयार करना है, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इनकी जिंदगी भी संवर जाए और तुम खुद की जिंदगी भी संवार लो। जबकि सोनिया परेशान निगाहों से अपने ऑनर की बातें सुन रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो हैरत ज़दा सी कहने लगी, सर, आपकी बातें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही हैं। आप किस नौयत की नौकरी मुझसे चाहते हैं? आप जानते हैं कि मैं एक इज्जतदार लड़की हूँ। मैं कोई भी गैर जरूरी काम नहीं करूंगी। मेरे ऑनर मेरी ये बात सुनकर फौरन ही मेरी बात की नफी करते हुए कहने लगे, हाँ हाँ सोनिया, मैं जानता हूँ कि तुम एक इज्जतदार लड़की हो। तुम्हारे काम की नौयत से मैं वाकिफ हूँ। इसी वजह से मैंने तुम्हें इस काम के लिए मुंतखब किया है, वरना तुमसे बेहतर भी लड़कियां बहुत यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल ये काम सऊदी अरब से लोग आए हैं, उनका है, और अपने लिए बहुत से एम्प्लॉयज ढूंढ रहे हैं। वहां पर इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ी कंपनी लॉन्च की है। इसके लिए इन्हें बंदों की जरूरत है। मुझसे भी ये औरतों के बारे में पूछ रहे थे, तो मुझे सबसे पहले तुम्हारा ख्याल आया, क्योंकि तुम भी अपनी जिंदगी संवारना चाहती हो। इसलिए मैंने इन लोगों को तुम्हारे बारे में बताया, तो उन्होंने कहा कि अगर लड़की यहाँ मौजूद है तो हमारी मुलाकात करवा दो। इसलिए मैंने तुम्हें इन्हें यहीं पर बुला लिया, और तुम्हें देखते ही पसंद आ गई हो, और ये तुम्हें सऊदी अरब की नौकरी देना चाहते हैं। जबकि मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने ऑनर को क्या जवाब दूं। मैं बिल्कुल हवास बाख्ता हो गई थी कि मैं खुश हूं या फिर उदास, क्योंकि ना जाने मेरे माँ बाप इस बात को सुनने के बाद क्या रिएक्शन देते। मैंने इनकी जानिब देखा और कहने लगी, सर, लेकिन मैं कैसे सऊदी अरब जा सकती हूँ? मेरे माँ बाप बहुत ज़ईफ हैं, मेरे बहन भाई बहुत छोटे, इनका ख्याल कौन रखेगा? और हो सकता है मेरी माँ मुझे इस चीज़ की इजाज़त ना दे। मैं मानती हूँ कि मैं अपना करियर बनाना चाहती हूँ, अपने माँ बाप को सपोर्ट करना चाहती हूँ, अपने बहन भाइयों का मुस्तकबिल संवारना चाहती हूँ, लेकिन सर, मैं हूँ तो एक मिडिल क्लास लड़की ही ना। मेरे ये कहने की देर थी कि इसके बाद इनका एक लंबा लेक्चर शुरू हो चुका था। वो मुझे सऊदी अरब की नौकरी के हसीन हसीन ख्वाब दिखाना शुरू हो चुके थे। उनकी बातें मेरे दिलो दिमाग बिल्कुल भी तब्दील कर चुकी थी। मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया था कि मुझे हर हाल में सऊदी अरब जाना ही है। मैं इस ऑफिस से बाहर आई तो सब लोग ही मुझसे इश्तियाक से पूछ रहे थे कि ऑफिस के अंदर ऐसा क्या हुआ है, लेकिन मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। बस बात को गोल मोल करके काम में जुट गई थी। मेरा सारा दिन इसी सोच में गुजर गया था। रात को जब मैं घर पहुंची तो मेरी माँ मेरे इंतजार में ही जाग रही थी। उन्होंने मुझे खाना वगैरह दिया और मेरे पास ही बैठकर सारे दिन की रुदात सुनाने लगी। मैंने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और उसके बाद खाना वगैरह खाकर उनके हाथ थाम लिए, और धीरे धीरे मैंने इन्हें सारी बात बतानी चली गई। बताने का मकसद भी साफ था, क्योंकि आखिरी इजाजत उन्होंने ही देनी थी। अगर वो इनकार कर देती तो मैं कहीं नहीं जा सकती थी। मेरी माँ ये बातें सुनकर यकदम ही हत्थे से उखड़ गई और कहने लगी, हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कभी भी दूसरे मुल्क जाकर कमाने की इजाजत नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें यहाँ घर से बाहर निकलने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन तुम्हें दूसरे मुल्क जाने नहीं दूंगी।
वो हतमी फैसला सुनाकर अपनी जगह से खड़ी हो गई, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं सऊदी अरब चली गई तो मेरी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। मैंने अपनी माँ को बहुत समझाया, मैं हर वक्त उनको इस बारे में समझाती रहती थी, और एक दिन मेरी बात का कारगर साबित हो गई और वो मेरी बात पर रजामंद हो गई। 2 दिन बाद मैंने अपने ऑनर को हाँ का जवाब दे दिया था और ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बार बार मेरे दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि मेरी नौकरी से हाँ करने पर उनको क्या फायदा हो रहा है, लेकिन सऊदी अरब जाने के बाद ये असलियत भी मुझ पर खुल गई थी। मैंने हाँ करने के बाद इस आदमी के अल्फाज दोहराए थे कि मुझे इस मुआहदे के बारे में बता दो जिसके बारे में वो बोल रहे थे, लेकिन मेरे ऑनर ने फौरन ही इस बात को गोलमोल कर दिया और मुझे वापस से मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाने लगा। मैं भी पैसों की वजह से इतना ज्यादा परेशान थी कि सारी चीजों को पसे पुश डाल दिया और वहां जाने के ख्वाब देखने लगी। मेरा पासपोर्ट, मेरा टिकट वगैरह सब कुछ वो कंपनी वाले ही देख रहे थे। थोड़े दिनों बाद ही मेरा सब सामान आ चुका था और मैं पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के लिए चल पड़ी थी। मैंने अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों को बहुत नसीहत की थी कि वो अपना बहुत ख्याल रखें, किसी भी गलत फेल में नहीं पड़ना है। वक्तन फवक्तन मैं पैसे भेजती रहूंगी, मैं आप लोगों के राब्ते में रहूंगी। मेरे ऑनर ने मुझे चंद एक हिदायत दी थी और इसके बाद मुझे सब ने एयरपोर्ट पर रुखसत कर दिया था। मैं पहली बार जहाज का सफर कर रही थी। मेरा दिल बहुत बुरे तरीके से धड़क रहा था, लेकिन मैंने खुद को मजबूत किया और जहाज में सवार हो गई। मुझे वहां लैंड होते ही एक लाल कलर की गाड़ी ने पिक कर लिया था और वो लोग सीधा मुझे प्राइवेट रूम लेकर आए थे। वहां का निजाम देखकर मैं एकदम ही ठटक सी गई थी, लेकिन मैं इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए मैंने खामोशी में ही आफियत जानी। मेरा दिल बहुत तेजी के साथ धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गलत हाथों में पड़ने वाली हूँ, लेकिन मैं अभी सारी हकीकत से ना आशना थी। वो लोग मुझे एक कमरे में छोड़कर जा चुके थे और थोड़ी देर आराम का बोलकर मुझे वापस लेने आने वाले थे। इसलिए मैंने अपनी सारी सोचों को झटक दिया और कपड़े वगैरह तब्दील करके आराम करने की गर्ज से लेट गई थी। मुझे अभी 2 घंटे ही हुए थे कि मेरे दरवाजे पर जोरदार किस्म की दस्तक हुई। मैं इस दस्तक की वजह से फौरन ही हड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ गई। बाहर निकली तो सामने 2 हबशी आदमी खड़े हुए थे और मुझे साथ चलने के लिए बोल रहे थे, जबकि मैंने इन दोनों को अजनबी निगाहों से देखा और पूछने लगी, जी आप दोनों की तारीफ। शायद इन दोनों को इरादा नहीं था कि मैं उर्दू में बात करूंगी, क्योंकि इन्हें उर्दू नहीं आती थी, इसीलिए वो दोनों मुझे नासमझी से देखने लगे। मैंने फौरन ही इन दोनों से इंग्लिश में पूछा कि आप दोनों कौन हैं और मुझे कहाँ लेकर चलने के लिए बोल रही हैं। तो वो लोग भी इंग्लिश में ही जवाब देने लगे कि हम लोग कंपनी की तरफ से आए हैं और आपको हमारे बॉस ने बुलाया है। मैं ये बात सुनते ही फौरन होश की दुनिया में आ गई थी और इनको 10 मिनट ठहरने का बोलकर कमरे में आकर तैयार हुई और दोनों के साथ चल पड़ी। वो दोनों ही अरबी जुबान में न जाने क्या क्या बातें कर रहे थे। मैं आगे पीछे का सारा मंजर अपनी आंखों में कैद करते हुए चल रही थी। यहाँ की दरो दीवार, यहाँ के रोड बहुत साफ सुथरे थे। यहाँ से अल्लाह के घर की खुशबू आ रही थी। मेरा दिल यकदम ही चाहा कि मैं भी हजिया उम्रे के लिए खाना कबा जरूर जाऊंगी, लेकिन अभी अपने लिए बहुत पैसा जमा करना था मुझे। इसके बाद ही मैं वहां हब जैसी अजीम जगह की ज़ियारत कर पाती। वो लोग मुझे एक कंपनी के अंदर लेकर आए थे। वो कंपनी बाहर से देखने में बहुत हसीन थी। हम लोग लिफ्ट के जरिए फ्लोर नंबर 24 पर पहुंचे थे। मेरा दिल अब बहुत बुरे तरीके से धड़कने लगा था। मैं पहली बार अपना मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में नौकरी करने के लिए आई थी और इस वक्त मैं बिल्कुल अकेली लड़की थी और मेरे साथ 2 हबशी मर्द थे। अगर इनकी नीयत जरा भी तब्दील होती तो वो लोग मेरे साथ क्या ना कर जाते। यही सब सोचकर मैं खौफजदा हो गई थी और दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरी इज्जत की हिफाजत की जाए और जैसे ही मैं अनछुई आई हूँ वैसे ही मैं पाकिस्तान वापस लौट जाऊं। थोड़ी देर बाद हम लोग एक ऑफिस के कमरे के पास रुके और वहां दाखिल हो गए। सामने ही एक और हबशी रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ था। मैंने उसे देखा तो एक गुटली उभर कर मेरे गले में मादूम हुई। मुझे अभी तक इस रोलिंग चेयर पर बैठे हुए बॉस ने नहीं देखा था, क्योंकि मैं इन दोनों हबशियों के पीछे थी। इन लोगों ने आपस में अरबी जुबान में न जाने क्या बात की थी और इसके बाद वो लोग मेरे सामने से हट गए थे। सामने बैठा हुआ वो बॉस मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा और उसके बाद मुझसे इंग्लिश में बात करने लगा। देखो लड़की, पाकिस्तान से आने वाली हर नई लड़की बहुत ज्यादा तमाशा लगाती है, इसीलिए हम पहले ही सारी चीजों के बारे में तुम्हें पहले ऑनर को तुम्हारे बता चुके हैं। हो सकता है उसने तुम्हें सारी चीजों से वाकिफ भी कर दिया हो, इसलिए बाद में कोई तमाशा बिल्कुल भी नहीं मांगता मैं। मेरा दिमाग अब 100 की रफ्तार से काम कर रहा था। मुझे यकदम ही याद आया पाकिस्तान में मौजूद इस बंदे ने भी यही बात की थी जो मुझे सिलेक्ट करके गया था, और अब एक बार फिर यही बात होना मुझे खौफ में मुब्तला कर रहा था। मैं यही सोच रही थी कहीं इन सब चीजों के पीछे कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन मैंने खामोशी से सर इस बात में हिला दिया। मेरी आवाज सुनकर वो रोलिंग चेयर पर बैठा हुआ शख्स धीरे से मुस्कुरा और कहने लगा, ठीक है, तुम्हें तुम्हारे काम पर कल से जाना होगा। जबकि मैं खामोशी से हाथ झुका गई थी। उन्होंने चंद एक बात मेरे साथ पैसों के मुताल्लिक की और इसके बाद मुझे इन आदमियों के साथ
ही वापस इस जगह पर भेज ही दिया था जहां मुझे इन लोगों ने ठहराया हुआ था। और मैं घर आने के बाद बहुत ज्यादा इसी सोच में मसरूफ थी कि आखिर ऐसा कौन सा मुआहदा है जिसका ये लोग बार बार जिक्र कर रहे हैं। मेरे दिमाग में वो बातें हथौड़े की मानंद बरस रही थी। मैं अभी इन्हीं चीजों के बारे में सोच ही रही थी, इन्हीं चीजों के बारे में, कि अचानक ही मेरी माँ की कॉल आने लगी। मैंने थोड़ी देर इनसे बात वगैरह की और इनको यहाँ की काम की नौयत और तनख्वाह के बारे में बता दिया। मेरी माँ मुझे चंद एक हिदायत करके फोन काट चुकी थी, लेकिन मैं अभी तक खौफजदा सी अपनी जगह पर ही बैठी हुई थी। मुझे अब शिद्दत गरी से सुबह का इंतजार था, क्योंकि सारी कहानी मुझ पर सुबह ही खुलने वाली थी। रात अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर गई थी और सुबह पूरी आबोताब से हुई थी। मैं वक्त से पहले ही जाग चुकी थी और इन लोगों का इंतजार कर रही थी जो मुझे लेने के लिए आने वाले थे। मेरा इंतजार जल्द ही इख्तिताम हो गया था, क्योंकि कल की तरह दो नए आदमी मुझे लेने के लिए आ गए थे। मैंने इन दोनों से पूछा कि कल वाले लोग कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुझे अपने पीछे आने के लिए बोलकर आगे आगे चल पड़े। मैं भी खामोशी से इनकी तकलीफ में चलने लगी। मैं यही सोच रही थी, न जाने मुझे अब कौन सा काम करना होगा। तकरीबन 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम लोग एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जो एक बहुत ही बड़ी इमारत थी। मैं धड़कते दिल के साथ गाड़ी से उतरी और इन दोनों मर्दों के पीछे ही चलने लगी। इस इमारत में दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि ये एक बहुत बड़ा ऑफिस है। वहां पर बहुत सी फीमेल वर्कर भी काम कर रही थी और मेल की तादाद बहुत ज्यादा कम थी। हम लोग लिफ्ट के जरिए फ्लोर नंबर 15 पर आ गए थे और वो दोनों आदमी मुझे एक औरत के हवाले करके वहां से जा चुके थे। वो औरत मुझे वहां के काम की नौयत समझाने लगी थी। वो कहने लगी, देखो, मैं जानती हूँ पाकिस्तान से आई हुई लड़कियों को इस काम की नौयत के बारे में ढके छुपे अल्फाजों में बताया जाता है, लेकिन तुम्हें हम लोगों ने पहले ही सारी चीजों से आगाह कर दिया था, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत ज्यादा लॉस में जा रही है। अगर तुम यहाँ आने के बाद क्लाइंट के सामने नखरे करोगे तो हमारी बहुत ज्यादा बात खराब हो जाएगी। इस लड़की की बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई, क्योंकि बार बार एक ही बात का मेरे सामने आना मुझे ठटकने पर मजबूर ही कर रहा था। इसलिए मैंने फौरन उसका हाथ थामा और नर्म लहजे में कहने लगी, देखो, आपकी बात दुरुस्त है, आपने अपने बंदे को इस बारे में बता दिया था कि काम की नौयत और उसका माहिदा क्या, लेकिन जिस बंदे ने मुझे यहाँ पर काम पर लगवाया उसने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसीलिए मुझे आज पहले आप इन सब चीजों के बारे में बता दें, ताकि मैं आप लोगों के मुताबिक चल सकूं। जबकि वो लड़की मुझे हैरत भरी निगाहों से देखने लगी और कहने लगी, क्या तुम्हें इस बंदे ने काम के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया? तो मैं नफी में सर हिलाने लगी। मेरे जवाब पर वो लड़की कहने लगी, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो जब तुम्हें यहाँ के काम की नौयत ही नहीं पता? देखो लड़की, तुम्हें इस काम के बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और ये काम कोई आसान नहीं है। तुम्हें इस कंपनी के लिए भी काम करना होगा और यहाँ बाकी के क्लाइंट को भी खुश करना होगा। जबकि ये बात सुनकर मैं हैरत भरी निगाहों से उनको देखने लगी। वो मजीद कहने लगी, जो भी क्लाइंट जिसके साथ हमारी मीटिंग होती है उसके आधे घंटे के बाद तुम उनके पास जाओगी, उनको खुश करके वापस आओगी। मैंने इस लड़की की जानिब देखा और कहने लगी, खुश करने से मुतल्लिक क्या बात होगी? वो कह लगी, खुश करने से मुतल्लिक बात यह है कि तुम उनकी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करो। जबकि मैं फटी फटी निगाहों से इस औरत को देख रही थी, मैंने इसी वक्त सर नफी में हिलाया और कहने लगी कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि औरतों को नौकरी देने की आड़ में ये लोग ये शर्मनाक काम कर रहे होंगे। जबकि वो लड़की ये बात सुनकर यकदम ही हत्थे से उखड़ गई और गुस्से से किसी का नंबर डायल करके अरबी जुबान में उसको न जाने क्या क्या बोलने लगी। थोड़ी देर बाद ही मुझे वो दो हबशी आदमी लेने के लिए आ गए थे और वो लोग मुझे इस आदमी के पास लेकर गए थे जो हमारा बॉस था। वो मुझे देखते हुए गुस्से के आलम में कहने लगा, तुमने तो कल कहा था कि तुम्हें सारे मुआहदे के बारे में पता है, तो तुम अब ज्यादा तमाशा क्यों लगा रही हो? मैंने सर नफी में हिलाया और एतमाद से कहने लगी, सर, मुझे इस बारे में तो मालूम था कि मुझे नौकरी करनी है और इसका मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि मुझे अपना जिस्म दूसरे लोगों को सौंपना होगा। मैं एक मशरकी लड़की हूँ और मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकती। वो आदमी गुस्से के आलम में अपनी जगह से खड़ा हुआ और कहने लगा, मुझे ये सारी बातें अब नहीं सुननी है। तुम्हें यहाँ तक मंगवाने पर मेरा बहुत पैसा लग चुका है। तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए काम करना ही होगा, लेकिन मैं किसी भी सूरत ये काम करना नहीं चाहती थी। वो कुछ कहते इससे पहले ही वे वहां से भागना शुरू कर चुकी थी। वो नीचे ही पहले अपने गार्ड्स को इन्फॉर्म कर चुका था, एक लड़की आ रही है, इसको पकड़ना है। लेकिन मैं फौरन से पहले ही इन लोगों से आंख बचाकर बाहर निकल आई थी और अंधाधुंध दौड़ पर भागते जाने लगी थी। मैं भागते हुए एक ऐसी जगह निकल आई थी जहाँ का रास्ता मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मैंने एक औरत से पुलिस स्टेशन के बारे में दरियाफ्त किया और वहां पहुंचकर अपना सारा मामला उनके सामने रख दिया कि वो लोग मुझे वापस पाकिस्तान जरूर भेजेंगे और इन लोगों को भी जरूर पकड़ेंगे जो पाकिस्तान से मासूम लड़कियों को यहाँ पर मंगवाकर ये काम करते हैं। लेकिन जब उन लोगों को पकड़ा गया तो उनके पास इस बात का सबूत था कि इस काम की नौयत के बारे में मुझे मालूम है, लेकिन मैंने लाइलमी का इजहार किया, इसलिए मुझे हिफाजत पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। जबकि इन लोगों को भी छोड़ दिया गया था, क्योंकि उन लोगों के पास सबूत मौजूद थे कि मुझे इस बात का इल्म है
لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میری ماں کی ڈھیروں دعائیں تھی، جس کی وجہ سے میں باحفاظت پاکستان واپس آ گئی تھی۔